हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा। जो मैं आपको ये टॉपिक अभाज्य संख्या शुरू करा रहा हूँ, ये प्रत्येक कक्षा के अंदर आता है। आप स्टार्ट करोगे छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। इसमें क्या है, गुणनखंड आधारित और बहुत सारे हमें आगे बड़े लेवल के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब जो 12वीं के बाद में जो कंपटीशन होता है पुलिस वगैरह, 10वीं का जो होता है डिफेंस में, उसमें भी ये थोड़ी बहुत आता है, ये टॉपिक है। तो इस कारण अगर हम आज ये भाज्य और अभाज्य संख्या इजी तरीके से सीख पाए, जो कभी नहीं भूले, सबको आता है वैसे, लेकिन जिसको नहीं आता है वो मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से सीखे कि कभी भूल ही न सके। तो आपको मैं इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे को कैसे समझ में आया, और मैं स्कूल के अंदर था। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और वो सम संख्या ही हो। गुणनखंड का मतलब ये होता है, मतलब ये परिभाषा आपको थोड़ी अलग तरीके से समझ में नहीं आई होगी। मतलब इसका मतलब ये होगा, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तरीके से हम समझेंगे, फिर इस परिभाषा को मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि ये इस परिभाषा का मतलब है। ये क्या, एक और सम ही वह हो। गुणनखंड मतलब एक और सम ही हो। अब गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देख लो, दो दो संख्या ले ली। अब इस दो के अंदर वह किसका भाग जा रहा है? दो के अंदर एक का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? किसका भाग जा रहा है? दो के अंदर एक का भाग जा रहा है, और किसी का भाग जा रहा है, हाँ, एक और संख्या का भाग जा रहा है, एक है दो खुद। तो ये परिभाषा क्या बोल रही है कि जिनके गुणनखंड एक और वो सम संख्या हो। सम मतलब ये खुद संख्या, ठीक है, इसका भाग जा रहा हो। अब आप बोलोगे एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो दोस्तों, एक ना तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर एक आ जाए, एक भाज्य संख्या अभाज्य, एक ना तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। अब इसी के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। इसके बाद में और हम लेते हैं, दो के बाद में क्या आ जाता है? तीन, ठीक है। अब तीन में इसका भाग जा रहा है। तीन में क्या एक का भाग जा रहा है? हाँ, एक का जा रहा है। तो परिभाषा में क्या कह रही है? एक और वो सेम संख्या का, तीन में और किसका भाग जा रहा है? तीन में और तीन का जा रहा है। तीन में क्या चार का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तीन में क्या दो का भाग जा रहा है? अब देखिए, तीन में आप दो का भाग देखिए, क्या जा रहा है? तीन में दो का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। इस कारण ये परिभाषा क्या बोल रही है कि जिसका गुणनखंड एक वो सेम, मतलब गुणनखंड मतलब ये हुआ जिसमें उसी संख्या का भाग जाता हो, उसका सेम का मतलब उसी संख्या का, जो संख्या दी हुई है उसका और एक का भाग जाता हो, और दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, ये हुआ इसका मतलब। अब हम आगे लेते हैं चार, ठीक है। अब हमने लिए चार। अब देखिए, अब चार ये भाज्य अभाज्य, ये देखिए, चार में एक का भाग जाता है, हाँ जाता है, और चार में दो का भाग जाता है, हाँ दो का भाग भी जाता है चार में। चार में क्या तीन का भाग जाता है? नहीं जाता है। चार में किसका भाग जाता है? चार का। अब आप बोलोगे चार कौन सी संख्या है? भाज्य अभाज्य संख्या। तो देखिए, चार में एक का जाता है, तो ये तो परिभाषा में सेट हो गया कि हाँ एक का जाता है, दो का जाता है। अब देखिए परिभाषा में क्या करें, उसकी सेम संख्या जो यहाँ दी हुई है उसी का ही जाना चाहिए और दूसरी का नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर चार में दो का भाग जा रहा है, ठीक है, तो और तीन का जा रहा है, लेकिन यहाँ परिभाषा में क्या है कि उसी संख्या का भाग जाना चाहिए और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो अब देखिए, चार में दो का भाग जा रहा है और चार का भी जा रहा है, तो ये दो का भाग इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर दो का भाग इसमें जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या बन जाएगी। तो चार कैसी? चार एक भाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब
जिसमें दो से अधिक संख्या का भाग जाता हो। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है 5 लेते हैं। अब 5 में किसका भाग जा रहा है? 5 में a का भाग जा रहा है, ठीक है। 5 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 3 का जाता है? नहीं जाता है। 4 का जाता है? नहीं जाता है। 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, इसलिए 5 कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। अब ले लेते हैं स। अब देखिए दोस्तों, स में किसका भाग जाता है? स में a का जाता है, a का भाग जाता है, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या में भाग जाएगा, ठीक है। और क्या स में 2 का भाग जाता है? स में 2 का भी जाता है, स में 3 का भी जाता है और स में स का खुद का। तो ये क्या होगी? स एक अभाज्य संख्या नहीं है, स एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से अधिक संख्या का स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। स्वयं के मतलब अब उदाहरण देके ऐसे समझो कि जो वो खुद संख्या ये दे रही है ना, इसके अलावा और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 का भाग जा रहा है। अभाज्य मतलब जिसमें वो किसी और का नहीं, वो एक ही मैन है। तो यहाँ पर ये एक ही मैन, ये बोल रहा है मैं और किसी के, ये संख्या ऐसी है कि मेरे अंदर और कोई दूसरी संख्या नहीं है, लेकिन स के अंदर 2 और संख्या आ रही है, ये स को क्या है? काट रही है। इस कारण स एक ऐसी भाज्य संख्या है, स अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए आप 7 ले लीजिए, 7 क्या है? भाज्य और अभाज्य। अब देखिए 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाता है और कोई दूसरी संख्या का भाग देखिए नहीं जाता है। तो ये 7 कह रहा है मैं तो किसी दूसरे से नहीं कटूंगा, तो ये कैसे हो गई? 7 एक अभाज्य। 8 कैसी है? अब देखिए 8 में 2 का भाग जा रहा है, 200 का 8, 8 में 4 का भी भाग जा रहा है, तो 8 में अधिक संख्या को भाग जाने लग गया। 8 कैसी? एक भाज्य संख्या। इसका मतलब ये हुआ जिसमें उसी स्वयं से कोई दूसरी और संख्या का भाग जाए, तो वो कैसी? वो अभाज्य संख्या नहीं होती, वो कैसी? भाज्य संख्या। 8 कैसी? एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी के साथ मैं कुछ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती, पहला पॉइंट है सबसे, ये पॉइंट पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 है। मैंने कहा एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इस कारण सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ये सेम लिख लेना है और यहां पर लिख लेना है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो 4 है। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसमें उस संख्या के अलावा और किसी दूसरी संख्या का भाग जाए। 4 कैसे हुई सबसे छोटी भाज्य संख्या? मतलब ये हुई कि इसमें 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है, लेकिन 2 कैसे हुई अभाज्य संख्या? 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जा रहा है और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। और 4 कैसे हुई भाज्य संख्या? 4 में 2 का भाग, भाज्य मतलब जिसमें बहुत सारी संख्या का भाग जाए, जिसमें एक से ज्यादा संख्या का उसमें भाग जाए, वो क्या है? भाज्य संख्या है। अब मैं इसमें सारणी बना संख्या इधर लिखो भाज्य। मैंने कहा पूरी तरीके से समझाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूरी तरीके से अगर पूरा वीडियो देखेगा ना, उसे पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद में 3 क्या है? 3 एक अभाज्य। मैंने क्या कहा था? जिसमें उसमें खुद का ही भाग जाए और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। अब 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता एक के अलावा। मैंने कहा एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, एक को छोड़ो। अब 2 में किसका? 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जा रहा है, 3 में सिर्फ 3 का। अब 4 कौन सी हुई? 4 हुई भाज्य संख्या, क्योंकि 4 में 2 का भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, तब वो भी 2 संख्या। इसमें ये क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या मतलब उसके अलावा और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। भाज्य मतलब जिसमें 2 संख्या का भाग जाए, 2 से ज्यादा संख्या का भाग जाए, मतलब एक से ज्यादा संख्या को उसमें भाग जाए। इसमें 2 का भी जाता है, इस कारण ये नहीं। इसके बाद में 5
5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है 6, सब में किसका 2 का जाता है, 3 का भाग जाता है। इस कारण ये क्या हुई, भाज्य संख्या होगी, जिसमें मतलब 2 से अधिक संख्या का भाग जाए। भाग का मतलब समझ गए ना, जिसमें उसके गुणनखंड हो। गुणनखंड यही हुआ कि आप जो 2 के गुणन करते हो 3, ये गुणनखंड होता है। 1 3 3 2 3 6, इस तरीके से ये गुणनखंड होता है। उसके बाद में हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, 8 इसमें आ जाएगा। 8 में 4 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। अब आपको बोलेंगे कि 8 का गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो 8 के गुणनखंड आप इस तरीके से लिखो, देखिए 2 गुणा 4 और एक लिख लो 1 गुणा 8, ये हो गए 8 के गुणनखंड। अब 8 के गुणनखंड कितने बन गए, 2 बन गए। इस कारण ये क्या हुआ, और इस कारण ये क्या हुआ, ये होगी भाज्य संख्या। तो इसमें क्या है, 7 का गुणनखंड सिर्फ एक ही बना और कोई दूसरी संख्या गुणनखंड बना। गुणनखंड का मतलब जिसमें भाग उसी संख्या के अलावा और कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, ये होता है गुणनखंड। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते 18 19 ले लेते हैं। 19 क्या है, 19 में सिर्फ 19 का ही भाग जा रहा है, 19 में और किसी दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। और इधर ले लेते हैं हम 22। अब देखिए, अब 22 क्या है, भाज्य संख्या है। 22 में 11 का भाग जा रहा है, 11 दूनी कितना होता है 22। 19 में सिर्फ 1 है, लेकिन 22 की गुणनखंड कौन से हुए, 22 में 11 का भाग जा रहा है, ठीक है, और खुद 22 का भी भाग जा रहा है। इस कारण इसके गुणनखंड कितने बन गए, 2 बन गए। लेकिन अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उसके गुणनखंड एक ही हो। अब ठीक है, उसके बाद में आप ले लो 29 ले लो, ठीक है, और इधर ले लो आप 28 ले लो। 28 में किस किस का भाग जा रहा है, 28 में शब्दा का भाग जा रहा है, 28 का जा रहा है। लेकिन 29 में सिर्फ 29 का ही भाग जा रहा है और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, मतलब जो जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, इस तरीके से। और आगे आप ले लो 97 ले लो, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें मतलब उसके अलावा और कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। और 79 ले लो, और बहुत सारी संख्या है, और 83 ले लो। ये बड़ी बड़ी संख्या, इसमें क्या है, उसका खुद का ही भाग जा रहा है और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, वो अभाज्य संख्या है। इधर जिसमें मतलब खुद के अलावा और कोई दूसरी संख्या का भाग जाए, ठीक है, वो होती है भाज्य संख्या। अब ये आपने इसका समझ लिया। अब आपको ये उत्तर पूछेगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की 100 तक गिनती में, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से हम बोलेंगे ना, तो 100 तक गिनती बोलेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या होती, तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होती। कितनी होती, 25। इस तरीके से 25 अभाज्य संख्या 100 तक होती है, ठीक है। तो आप 25 ऐसे देख देख लिखिए कि इसमें किसका भाग जा रहा है, उसका स्वयं का खुद का भाग जा रहा है तो अभाज्य, खुद का नहीं